नमस्कार दोस्तों। आइए आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका फीटर से संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में। और आपका चैप्टर नंबर पहला चल रहा है और इसमें हम क्वेश्चन 1 से 10 तक कर लिए थे। आज हम 10 से आगे करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम कुछ जो थ्योरी बताए हैं खास वो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे नहीं, वह उस वीडियो को आपको देखते हुए चलना है, क्योंकि वहाँ पे पूरा टाइपिंग फॉर्मेट में दिए हुए पूरा समझाए हुए हैं। उसके बारे में सिर्फ यहाँ पे हम आपको बताते हुए चलेंगे, नहीं तो एक ही थ्योरी को बार बार लिखेंगे तो आपका भी टाइम खराब होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो थ्योरी हम उसमें दिए हुए हैं वो यहाँ पे स्किप करेंगे, हालांकि बताते हुए जरूर चलेंगे, नोट डाउन उसको हम नहीं किए हुए। देखिए आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। तब इसमें से कौन सा जो है कारण नहीं है, एक आपका कारण होगा और 3 आपका इसमें से होगा जो कारण नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है कि ढीला कनेक्शन। अगर कनेक्शन ढीला है कहीं पे तो क्या होगा, आगे पीछे होगा। अगर कनेक्शन ढीला है तो आगे पीछे होगा तो क्या होगा, वहां पे स्पार्क निकल सकता है, तो आग तो वहां पे लग सकता है ना उसके वजह से। ठीक है, तो मतलब इससे हो सकता है, तो मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा। दूसरा आपका क्या है कि शॉर्ट सर्किट, मतलब जैसे कि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके वजह से भी आग लग सकता है। ठीक है, और तीसरा आपका क्या है कि खुला दरवाजा, तो इसके वजह से आग नहीं लगेगा, यहाँ पे उसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला आपका कि तार पर आपका अति भार यानी कि ओवरलोडिंग का कंडीशन, जब ओवरलोडिंग का कंडीशन होता है तभी भी आपका आग लग जाता है। इसमें से 2 ऑप्शन जो है खास करके समझने वाला है कि आपका शॉर्ट सर्किट कैसे होता है और ओवरलोडिंग कैसे होता है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लग है। यहाँ से आप क्या किए कि 2 वायर को निकाले और ऐसे आगे ले गए, 2 वायर को निकाले और आगे ले गए। आगे ले जाके आप क्या किए हैं ना कि यहाँ पे आपके घर में जो बल्ब है उस बल्ब को लगाए हैं यहाँ पे, और आपका बल्ब क्या है, जल रहा है। लेकिन अगर किसी कारण बस ये तार क्या हो, थोड़ा नीचे ऐसे आ जाए और ऐसे नीचे आ जाए और ये भी ऐसे हो जाए और ये दोनों सट जाए तार, और इसके ऊपर मान लीजिए कि इंसुलेटेड नहीं किया हुआ है, अगर ये सट जाए तब ये सटेगा ना, तब यहीं पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और जब शॉर्ट सर्किट का मतलब जैसे कि होता है तो वहाँ पे करंट का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है, करंट का फ्लो बढ़ जाते हैं। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट फ्लो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या उतना ही रहता है। तो करंट का फ्लो जो होता है बढ़ जाता है, मतलब आपका करंट जो फ्लो हो रहा था क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप पहला वाला मतलब ऑप्शन नंबर बी को समझ गए। अब ऑप्शन नंबर आप डी को समझिए। देखिए यहाँ पे ओवरलोडिंग की बात कर रहा है। ओवरलोडिंग कैसे होता है, तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ आपका पीछे से कहीं से सप्लाई आ रहा है, आपका सप्लाई आपका आ रहा है, किसका, करंट का आपका सप्लाई आ रहा है, कहीं से भी पीछे से आ रहा है। और यहाँ पे आपके घर का जो है जो भी सामान है वो सब लगा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके घर में एसी लगा हुआ है, यहाँ पे आपका फ्रिज लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ और लगा हुआ है। मान लीजिए कि कोई भी इक्विपमेंट आपका लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, और भी कुछ कुछ लगा हुआ हो सकता है। तो जब आप इतने सारे चीज को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये सबको करंट का नीड होता है। तो मतलब यहाँ पे करंट का फ्लो जो होता है बढ़ जाता है, बहुत तेज में आने लगता है, एकदम हाई हो जाता है। ठीक है, तो जब ये करंट का फ्लो बढ़ जाता है तो ओम्स का रूल क्या होता है कि V इजकल टू में आई आर, मतलब हम यहाँ पे क्या देखें कि V इजकल टू में आई आर होता है। अगर हम यहाँ से आर को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मतलब वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, करंट के हो गया। इस बात से आप सहमत है। तो यही होता है यहाँ पे कि करंट का फ्लो ज्यादा होने लगता है, तब यहाँ पे क्या होता है कि हीट का जेनरेशन बढ़ जाता है टाइम के साथ। क्योंकि एक फार्मूला आप और पढ़े होइएगा कि H इजकल टू में आई स्क्वायर आर टी आपका होता है। यहाँ पे आपका मतलब H क्या दिखा रहा है, तो हीट को दिखा रहा है टोटल। आई क्या दिखा रहा है कि करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा हीट का जनरेशन उतना ज़्यादा होगा। इसमें स्क्वायर भी है तो मतलब और ज़्यादा होगा। ठीक है, आर आपका रेजिस्टेंस दिखा रहा है तार का, और टी आपका टाइम दिखा रहा है कि टाइम के साथ जो जो टाइम बढ़ते जाएगा तो ये हीट होते जाएगा और यहाँ पे आग लगने की संभावना आपका बढ़ सकता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन को आप समझ गए। पहला आपका क्या था कि ढीला कनेक्शन, तो ढीला कनेक्शन रहेगा, स्पार्किंग वहां पे हो सकता है, ठीक है, तो आग लग सकता है। अगला आपका ऑप्शन बी था शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होगा मतलब दो तार सटेगा, तो वहां पे क्या होगा कि मतलब वहां पे भी आग लगने का संभावना आपका बढ़ जाएगा, आग लग सकता है। लेकिन दो तार जब एक साथ जुटेगा और इंसुलेटेड नहीं होगा, मतलब नंगा तार जिसको आप बोलते हैं। ऑप्शन डी में आपका ओवरलोडिंग था। ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है, करंट का फ्लो ज्यादा होने लगता है, और जब करंट का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो हीट का जनरेशन ज्यादा होगा, और हीट जनरेशन ज्यादा होगा तो वहां पे आग लगने की संभावना आपका बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझ गए आप। 10 तक आपको देख के आना है पिछले क्लास से, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो मैं बता रहा हूँ वो आप एग्जाम में आंख मूंद करके जाइएगा, एकदम सब क्वेश्चन बना करके आइएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि द्रव यानी कि द्रवीय पदार्थ से लगी आग को किस श्रेणी में रखा जाता है। हम आपको 4 श्रेणी बताए थे कि मुख्य श्रेणी कितना है, यानी कि क्लास जो होता है वो 4 है। हालांकि एफ और के के बारे में थोड़ा बताए थे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। आपका 4 श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो आपका जो द्रव से आग लगता है किस श्रेणी में आता है, तो ये आपका श्रेणी बी में आता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आपका द्रव से लगा हुआ आग होता है। इसमें क्या होता है, आपका द्रव से लगा आग होता है, यानी कि लिक्विड फ्यूल आप बोल सकते हैं। कैटेगरी ए में होता है, जैसे कि मान लीजिए जो भी लकड़ी, कूड़ा करकट, कागज, कपड़ा, इस सब के वजह से अगर आग लगता है तो किस में रखते हैं, क्लास ए में। मतलब आप लिख सकते हैं लकड़ी यानी कि वुड, ठीक है। उसके बाद कागज, जो भी आपका गार्बेज होता है, कूड़ा करकट सब ले लीजिए, क्लास आपका ए में आ जाएगा। क्लास सी में क्या आ जाएगा, तो जो भी आपका गैस के वजह से जो आग लगता है किस में आता है, क्लास सी में आता है। क्लास डी में आपका क्या आता है, तो जो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगता है, यानी कि बिजली, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगेगा वो किस में आएगा, तो क्लास डी में आएगा। अब ये तो देख लिए कि इसके मतलब इसके वजह से लगेगा तो इस क्लास में आएगा। इसको बुझाने के लिए भी आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस चीज से हम इसको बुझाएंगे, ठीक है। जो क्लास ए के एक और नाम से जानते हैं, जो क्लास ए में फायर होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो कार्बोनेशन के नाम से जानते हैं या कार्बोनेशियम के नाम से जानते हैं। बुक में अलग अलग चीज लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मतलब एक है, किसी बुक में आपको कार्बोनेशन मिलेगा और किसी बुक में कार्बोनेशियम मिलेगा। तो ये क्लास ए के हम दूसरा नाम से जानते हैं, उस नाम से, ठीक है। इसको बुझाने के लिए जो किसकी चीज से बुझाते हैं, हम पेन चेंज करके दूसरा पेन से लिख देते हैं। लीजिए, हम ग्रीन पेन से लिख देते। देखिए, क्लास ए में जो आग लगा हुआ होता है, तो अगर यहाँ लकड़ी पे, कागज पे आग लगा है तो किससे बुझाएंगे, तो इसको बुझाने के लिए हम पानी, ये कलर आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है, पानी से बुझाएंगे। मिट्टी बोल दीजिए, मिट्टी से, या हम रेत का प्रयोग करके इसको बुझा सकते हैं। आपका जो श्रेणी बी है, जो द्रव से लगा हुआ आग है, इसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड या फोम का प्रयोग करते हैं बुझाने के लिए। जो आपका क्लास सी है, जो गैस से लगा हुआ आग होता है, इसको बुझाने के लिए हम सीटीसी, कार्बन डाइऑक्साइड और किसका, हैलोन का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो आपका बिजली से लगा हुआ आग होता है किसमें होता है, क्लास आपका डी में होता है। और इसको, इस आग को बुझाने के लिए हम किसका, तो सीटीसी, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोन, और उसके बाद शुष्क रेत का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है देखते हैं ना, क्वेश्चन यहीं से छपता है एग्जाम में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वाला देख रहे हैं, इसमें 4 है। कहीं कहीं देखिएगा हैलोन को सिर्फ क्लास सी में कंसीडर किया गया, लेकिन एक रेलवे का एग्जाम में पूछा गया है एलपी में ही, उसको कहाँ पे, डी में कंसीडर किया। तो ये सब बात को आपको याद रखना है। क्लास ए को बुझाने के लिए हम पानी, मिट्टी या रेत का प्रयोग करेंगे। क्लास बी में अगर होगा, जो आपका द्रव से लगा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या फोम का प्रयोग करेंगे। क्लास सी की बात करें तो सीटीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब हम लिख करके भी नोट दिए हैं क्लास, मतलब जो क्लास फर्स्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ रहे हैं, हैलोन आपका गैस होता है। क्लास डी में जो होता है आपका सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, हैलोन का भी प्रयोग करते हैं, और जो आपका शुष्क रेत होता है, सूखा हुआ बालू, उसका भी प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कैटेगरी नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला कह रहा है कि विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो फिर से एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं, विद्युत हो गया यहाँ पे। जब ये विद्युत आने की इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो आपके दिमाग में क्या चला कि ये क्लास कौन सा होगा, तो क्लास आपका डी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बी में आपका क्या आता था, तो जो भी आपका द्रव से लगा हुआ होगा। सी में क्या हो जाएगा, तो सी में जो भी आपका गैस से लगा होता है। ई कुछ नहीं होता था, ठीक है, एफ होता था। लेकिन यहाँ पे आप लिख लीजिए जो आपका एफ होता था कि किचन के सामग्री है, मान लीजिए कि किचन के अंदर जो तेल उल रखा हुआ है उसमें अगर आग लग गया या उसके वजह से आग लग गया तो किस में आएगा, आपका एफ में आएगा। यहाँ पे लिख लीजिए किचन, किचन यानी कि किचन रसोई जिसको बोलते हैं। ठीक है, रसोई में अगर आग लगे, जैसे मान लीजिए कि आप जीरा पका रहे हैं, ठीक है, दाल छोंकने के लिए, और उसमें देखिएगा तेल में थोड़ा सा अगर आग लग गया तो किसको किस में रखते हैं, क्लास हम एफ में रखते हैं। लेकिन अगर हम के की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए के, तो क्लास के में किसको रखते हैं, तो मान लीजिए जो आपका मतलब जैसे कि पेड़ पौधा से फैट मिलता है या पशु के वजह से जो फैट मिलता है उसके वजह से जो आग लगता है उसको हम किस में रखते हैं, क्लास के में रखते हैं। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ए बी सी डी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है दुर्घटना के रोकथाम में सहायक है। दुर्घटना के रोकथाम में कौन सा सहायक है, तो देखिए जैसे कि कहीं भी आप काम करते हैं या कोई इंडस्ट्री हो या वर्कशॉप हो, कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ पे दुर्घटना से बचने के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे फिगर भी लगाया जाता है, लिख करके भी चिपकाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। कई सारा ऑटोमेटेड होता है दुर्घटना से बचने के लिए, कई सारा आपका मैनुअल काम किया जाता है दुर्घटना से बचने के लिए। मतलब इन चीज़ों पर मेन फोकस रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे ऑटोमेटेड सिक्योरिटी गार्ड होता है, इससे भी हम दुर्घटना से बचते हैं। दूसरा आपका है इंटरलॉकिंग सिक्योरिटी गार्ड, इससे भी दुर्घटना से बच सकते हैं। ट्रिप सिक्योरिटी गार्ड, तो इससे भी हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें से जितना भी काम है उस सबसे हम क्या करेंगे, दुर्घटना से बच सकते हैं बड़ी आसानी से। पहले ही देखिए ना यहाँ पे क्या लगा है, सिक्योरिटी लगा हुआ है, गार्ड लगा हुआ है, तो भाई इसका काम ही क्या होता है, हमको बचाना। समझ गए। चले अगला क्वेश्चन में देखिए। अगला आपका है 15 नंबर क्वेश्चन, और ये पर्यावरण से संबंधित है। इसका देखिए कई बार आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िएगा ना, जब भी आपको लगा थोड़ा झोल मटोल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तुरंत उसको इंग्लिश करिए, और जो पॉइंट पे आपको दिक्कत है हिंदी में उसको इंग्लिश में भी समझने का कोशिश करिएगा, बड़ी पानी की तरह आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरण रूप से जो है निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा आपका सही है। मतलब पर्यावरण से संबंधित इसमें से कौन सा आपका सही है। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते, देखिए Which of the following is true if an efficient process make a product environment safe। मतलब हमारे में से कौन सा ऐसा काम करे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उस पर दुष्प्रभाव ना पड़े। ठीक है, पहला ऑप्शन को पढ़ते देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह तब तक लाभदायक नहीं है जब तक हम पुनर्चक्रण नहीं कर ले। तो ये गलत हो जाएगा ना भाई, अगर हम उसको प्लास्टिक है एक बार हम यूज किए फिर पुनर्चक्रण कर रहे हैं, तब पुनर्चक्रण करने के दौरान भी तो उसमें से बहुत सारा गैस निकला, इंडस्ट्री में काम हुआ, तो उससे पर्यावरण का तो प्रदूषण पहुंचा ना, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा आपका क्या कह रहा है कि वो हल्के निर्माण का यानी कि कहा जाएगा, ये कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। ऑप्शन सी पढ़िए, कह रहा है कि फिर भी वह लाभदायक हो सकता है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मान लीजिए फिर भी लाभदायक का क्या मतलब है कि हम एक बार उसको लाए यूज कर लिए, अब दोबारा तेबारा इसको मतलब आगे हम काम में लाते रह गए, तो हमें इन्वायरमेंट में उसको जल्दी से फेंकने का जरूरत नहीं पड़ा, हम बहुत हद तक उसको यूज किए, तो यही क्या हो जाएगा, हम फिर भी उसको मतलब काम में ला सकते हैं, हमारे लिए फिर भी लाभदायक हो सकता है। आप मान लीजिए ना एक आप प्लास्टिक का गिलास लिए और दूसरा क्या मतलब आप मान लीजिए कि स्टील का गिलास लिए। स्टील आप कितना बार यूज कीजिएगा, लेकिन जो प्लास्टिक वाला होता है डिस्पोजल, उसको एक बार यूज किए और फेंक देते हैं, तो क्या होता है जल्दी से मिट्टी में सड़ता गलता नहीं है, तो वो क्या है मतलब सॉइल पोल्यूशन वही बन जाता है आपका। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा कि फिर भी वह लाभदायक हो सके, मतलब एक बार यूज करने के बाद दोबारा तिबारा के लिए लाभदायक हो सके। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, ये देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, ये सब क्वेश्चन देखिए किसमें पूछा गया है, एएलपी में ही पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि वर्ग बी यानी कि क्लास बी में कौन सा फायर रखा जाता है। तो क्लास बी में किसको रखते थे, जो द्रव की वजह से आग लगता था उसको कहाँ रखते थे, क्लास बी में। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या तरल पदार्थ, यही हो जाएगा ना आपका द्रव हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो गैस से लगेगा ये किस में होता है, तो ये आपका क्लास आपका सी होता है। इलेक्ट्रिसिटी से लगता है ये आपका क्लास क्या होता है, तो डी होता है। और जो आपका द्रव से लगता है ये आपका क्लास कौन सा होता है, तो बी होता है। और जो आपका लकड़ी कागज मतलब कूड़ा करकट से जो लगता है इसको किस में रखते हैं, तो ये आपका
क्लास आपका ए होता है। ठीक है, इतना बार प्रैक्टिस कराऊंगा कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिए आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। कहीं भी अगर आग लग रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रिक का मेन स्विच है उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे कि बंद कर देंगे, ताकि सभी जगह से लाइन कट हो जाए। तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि बिजली का जो मेन जो स्विच है ना उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बंद कर देंगे, ताकि उससे कोई भी तरह का क्षति न पहुंचे सके, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आग न लग सके। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। अगर वर्कशॉप में अगर आग लगता है तो सबसे पहले हमको मेन स्विच को बंद कर देना। अगला देखिए, अगला है कि हैमर का प्रयोग करते समय नज़र जो है डैश पर रखना चाहिए। अगर आप हैमर का प्रयोग कर रहे हैं तो नज़र कहाँ रखिएगा। अब देखिए अगर आप एक दिन काम करने के लिए जाइएगा तो स्वाभाविक है आप चीजल को भी देखिएगा, हैमर को भी देखिएगा, जिसको काटिएगा उसको भी देखिएगा। लेकिन जिसको इस मामले में एक्सपीरियंस है, जो काम ही यही करता है, वो हैमर को नहीं देखता है, छेनी यानी कि चीजल को नहीं देखता है, वो सीधे किसको देखता है, जिसको खरोच रहा है, जिसको काट रहा है उसको डायरेक्ट देखता है, और ऊपर से हैमरिंग करता है, वो चीजल के ऊपर लगता है, और जहाँ पे जॉब, जिस जॉब को काट रहा है उस जॉब के ऊपर उसका नज़र होता है, न कि कहाँ, मतलब चीजल पे उसका नज़र नहीं होता है, इसके ऊपर नहीं होता है। लेकिन जो जॉब है, जिसको काट रहा है, जिसके ऊपर काम कर रहा है, उस पर उसका नज़र जरूर रहता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हैमर पे उसका नज़र नहीं रहेगा। भाई साहब अगर हैमर पे नज़र रखेगा तो कटेगा कहाँ, उसको क्या ही पता चलेगा, कुछ पता चलेगा नहीं ना। तो इसीलिए उसका हैमर पे कोई नज़र नहीं होगा, जॉब पे जिस काम को कर रहा है उस पे उसका नज़र। अगला देखिए, अगला आपका है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण जो है दुर्घटना का कारण नहीं है। इसमें से कौन जो है दुर्घटना का कारण नहीं है। बाकी तीन के वजह से आपका दुर्घटना हो सकता है, आप डेंजर जोन में जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो कि आपका दुर्घटना से बचा करके रखेगा, यानी कि सेफ जोन में आपको रखेगा। पहला क्या कह रहा है कि खतरे के प्रति असावधान। अगर आप असावधान रहिएगा तो क्या करिएगा, खतरा का शिकार बन जाइएगा ना। तो आपको असावधान नहीं, सावधान रहना है। तो ये तो आंसर आपका नहीं हो सकता। दूसरा आपका लापरवाही, लापरवाही करिएगा तभी भी आपको खतरे के मतलब करीब जा सकते हैं। अगर किसी भी, मान लीजिए कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि ये डेंजर जोन है, इसमें नहीं जाना, लेकिन आप लापरवाही कर रहे हैं, उसको पढ़ नहीं रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे, आप सीधे अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ आपको मिले जिसकी वजह से आपको खतरा हो जाए। अगला आपका कि सुरक्षा का आदर करना, यानी कि रिगार्ड ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का आदर करना, इसके वजह से कोई भी खतरा नहीं होगा, इसी के वजह से हम बच सकेंगे अच्छे से। ठीक है, सुरक्षा का आदर करना, इसका मतलब क्या, जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका डी में क्या लिखा है, उपकरण का गलत यूज करना। अगर गलत यूज करिएगा तभी भी तो आप खतरे में है ना। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी को लगाना है कहाँ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर है उसको लगाना है बोर्ड में, या उसको पकड़ना है कैसे, मतलब जैसे कि प्लायर होता है उससे पकड़ना है, लेकिन आप हाथ से पकड़िएगा तो हो जाएगा ना खतरे का शिकार। तो ये काम आपको नहीं करना है, उपकरण का गलत यूज नहीं करना है, सही यूज करना है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि विद्युत आग बुझाने के लिए जो आपका अग्निशामक प्रयोग होता है, विद्युत आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम बताया आपको 4 चीज का प्रयोग करते हैं, और क्लास ये डी में आता है। किसका प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले CTC का प्रयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, हैलोन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद क्या, शुष्क रेत का भी प्रयोग हम करते हैं। 4 चीज का प्रयोग करते हैं। चारों खोजिए, ऑप्शन में आपको एक मिल जाएगा, CTC मिल गया ना। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। ये किस श्रेणी में आएगा, तो ये आपका क्लास डी में आपका आएगा, जो विद्युत से आग लगेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए, आगे आपका है कि शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग होता है। जो आपका शुष्क रसायन वाले जो आपका अग्निशामक जो होता है आग बुझाने वाला, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपका तेलीय आग को बुझाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। जो तेल से लगा हुआ आग होता है उसको भी बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग जो है करते हैं। ठीक है, किसका, तो शुष्क रसायन वाले अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। थ्योरी क्लास में ये सब पूरा डिटेल में पूरा डायग्राम दिखा करके सब कुछ बताया है वहाँ पे पूरा थ्योरी। अगला देखिए, अगला है आपका कि यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या प्रदर्शित करता है। देखिए प्राथमिक चिकित्सा सबसे पहले होता क्या है, तो मतलब जो फर्स्ट एड होता है उसका मतलब ये होता है कि कहीं पे किसी भी इंडस्ट्री, वर्कशॉप या कोई भी प्लेस हो
जहाँ पे अगर कोई आदमी एक्सीडेंट कर जाता है या घायल हो जाता है वहाँ पे, तो उसको डॉक्टर तक ले जाने से पहले, मान लीजिए वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप डॉक्टर तक ले जा रहे हैं, उससे पहले उसके ऊपर जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, नुस्खा लगा रहे हैं, मतलब उसको सेफ रखने का कोशिश कर रहे हैं, वो सब किस में आता है? तो फर्स्ट एड में आता है, यानी कि आपका प्राथमिक चिकित्सा के अंदर आपका आता है। ठीक है, तो इसमें आपका एबीसी का मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है। परीक्षा में एबीसी का भी मतलब पूछा गया और इसमें से एक छांट के भी पूछा गया कि ए का मतलब क्या होता है। तो हम तीनों का बता देते हैं। ऑप्शन देखिए आपका डी हो जाएगा, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एयरवे को चेक करते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी घायल हो गया, तो हो सकता है उसका जीभ मुड़ा गया होगा अंदर की तरफ, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसका जीभ मुड़ाया तो नहीं ना है, क्योंकि मुंह से सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मुंह से भी सांस लिया जाता है, तो जीभ मुड़ा गया होगा, तो सबसे पहले उसको हम सीधा कर देंगे, मतलब हम एयर जाने का जो रास्ता है उसको सबसे पहले चेक कर लेंगे। समझ गए बातों को। दूसरा आपका ब्रीथिंग, उसके बाद हम देखेंगे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे और आर्टिफिशियल तरीके से जो सांस लेने का विधि है उसको हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, या और भी विधि है, सैफर विधि है, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका है कि सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि उसके शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है कि नहीं। तुरंत क्या करते, देखिए गांव में अगर डॉक्टर आएगा, बुखार भी लगल रहेगा ना, तो जो छुटकिनमा डॉक्टर से बताओ क्या करता है ना, तुरंत पहले ऐसे पकड़ लेगा, चाहे उसको पता चले या नहीं, लेकिन तुरंत ऐसे पकड़ लेगा। अच्छा, नड़ी जो है आपका ठीक से चल रहा है, मतलब क्या चेक कर रहा है, सर्कुलेशन का चेक कर रहा है, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है सही से कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही तीनों हो जाएगा। ए में आपका एयरवे हो जाएगा, बी से आपका ब्रीथिंग और सी से सर्कुलेशन। उसी के बारे में ये सॉल्यूशन दिया गया, ये हम डायरेक्ट बुक से के आपको यहाँ पे लगा दिया। देखिए इसी का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये यहाँ पे देखिए क्या दिया कि अस्पताल पहुंचने से पहले पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा क्या कहलाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट कहलाता है। ये 3 चरण में होता है, एबीसी। इसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। पहला चरण में हम यानी कि श्वसन नली को जांच करते हैं कि उसके मतलब क्लियर है कि नहीं श्वसन नली। दूसरे चरण में उसके ब्रीथिंग को और तीसरे चरण में हम सर्कुलेशन को जांच करते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन पे चलिए देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या कह रहा है कि कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर आप पीछे बताए हैं 4 चीज, उस बात से मत मुकरिए, तो हम आपको थोड़ा बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। कि आप क्या बताएं कि सीटीसी बताए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बताए हैं, उसके बाद हैलोन बताए हैं और क्या बताएं, शुष्क रेत बताए हैं। तो हम भी वही बात बोल रहे हैं, अलग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप बोलिए कि यहाँ पे तो 2 ऑप्शन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी और हैलोन भी, हम किसको ले। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया कि शक्तिपूर्ण विद्युत आग को बुझाने के लिए, ये शब्द रेलवे ने यूज किया है एएलपी 2019 में, और इसका आंसर क्या लिया, हैलोन। तो हमको भी इस क्वेश्चन को अब याद रख लेना है कि भाई साहब ऑप्शन तो आपका 2 है, लेकिन अगर 2 है तो सबसे बेस्ट कौन है, तो बेस्ट आपका हैलोन है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा बेस्ट आपका हैलोन है। अगर शक्तिपूर्ण हमको विद्युत आग को बुझाना हो तो हम हैलोन का प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ अगर 2 ऑप्शन है तो हमको एक ही ऑप्शन लेना है। तो रेलवे ने हैलोन लिया है तो हम भी क्या करेंगे, हैलोन लेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि सोडा एसिड जो है आपका, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है डैश प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम आपको पूरा सोडा एसिड का सिलेंडर लगा दिए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बात सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसमें, और ये नोजल है, जिधर हमको आग बुझाना है उधर की तरफ हम क्या करते हैं, इसको घुमा देते हैं। और उसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका कैप है, यहाँ से प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों बाहर निकलता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है और पानी भी देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाता है। तो हम सबसे पहले आपको रिएक्शन इसका करा करके दिखा देते हैं, क्योंकि कई बार ये आपको रिएक्शन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या है इसमें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो NaHCO3 आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। उसके बाद प्लस में क्या मिला रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 मिला रहा है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका, यहाँ पे 2 मोल लीजिएगा आप सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका बनेगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, प्लस में आपका वाटर बन जाएगा H2O, और प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। तो यही पानी से हम क्या कर रहे हैं, आग को बुझा रहे हैं यहाँ पे इस सिस्टम में। तो जब ये पानी से बुझा रहे हैं तो ये किस में आएगा, क्लास आपका ए में आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन आपका डी में है क्लास ए। तो जब भी आपको बात करेगा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो क्लास ए के आग को बुझाने के लिए करते हैं। और इसमें लगा हुआ आग जो होगा आपका लकड़ी से, कागज, कपड़ा, जो भी आपका कूड़ा करकट है उस सबसे लगा हुआ होगा। और क्लास ए के फायर को कार्बोनेशियस फायर या कार्बोनेशन फायर कहते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है आपको। चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुरक्षा प्रोग्राम के संबंध में सही है, सुरक्षा से संबंधित कौन है इसमें सही है। तो आपका 5E जो है ये आपका सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सुरक्षा से संबंधित है। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इसको देखिए। सबसे पहले बात, पहला ई का मतलब क्या है आपका, ये ई आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, पहला ई का मतलब है आपका एजुकेशन आने की, शिक्षा। कोई भी काम करने से पहले आपको शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो वहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा होने का बहुत ज़्यादा चांस आपको बना रहेगा। तो हम शिक्षित होकर के क्या हो सकते हैं कि सेफ्टी अपना बरत सकते हैं। ठीक है, मतलब हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। दूसरा है आपका कि प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट। मान लीजिए कि आपका इंडस्ट्री है, में बहुत सारा लोग काम करते हैं। कोई लोग अगर बढ़िया से काम कर रहा है, अच्छे से सब कुछ कर रहा है, तो उसको क्या करें, आप प्रोत्साहन देते हैं ना, इनकरेजमेंट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि दूसरा भी लोग उसके साइड में होता है, वो भी बढ़िया से काम करना अपना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तीसरा देखिए इंजीनियरिंग यानी कि टेक्नोलॉजी। देखिए जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि मतलब चीज़ों से, जैसे कि जो डेंजर है, खतरा है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के अभी तो ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया है ना कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। अगला आपका कि प्रवर्तन यानी कि इन्फोर्समेंट। अब देखिए मान लीजिए कि कंपनी है आपके पास, वहाँ पे 50 लोग काम कर रहा है, तो उसमें से आपको 5 लोग ऐसा मिलिए जाएगा जो कहेगा कि हम रूल कानून को नहीं मानते, हम नहीं करेंगे काम। तो उसके लिए आपको इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, मतलब पूरे अच्छे से रूल कानून को लागू करना पड़ेगा। वो नहीं अगर उस रूल कानून के ऊपर चलता है तो उसको हटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो मतलब नियम कानून को बनाना है, किसमें आएगा, इन्फोर्समेंट में आपका आएगा, यानी कि प्रवर्तन में आएगा। अगला आपका है कि इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि आपका कोई भी सिस्टम रन कर रहा है या चल रहा है, लोगों का टीम है आपके पास, तो आप सभी कोई को एक जगह बैठा करके, या वीकली हो या मंथली हो, एक जगह बैठा करके सबको, और उसके बीच में क्या करते, इवेल्युएशन करते कि हमारे पिछले वीक से अभी क्या सुधार है, हमारा काम कैसा चल रहा है, हम ग्रो कैसा कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को कहाँ पे ध्यान रखा जाता है, तो इवेल्युएशन में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब हम आज क्वेश्चन कितना तक किए, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए। मतलब इस मतलब जो आपका सेफ्टी चैप्टर है, यहाँ से हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए। और 25 क्वेश्चन इसको मत बोलिए, ठीक है, इसको 50, 60, 100 क्वेश्चन बोलिए, क्योंकि बहुत कुछ इसमें हमें सीखने के लिए मिला है। तो आपको ऐसे ही क्लास मिलते रहेगा। जो क्लास हम देंगे ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मतलब इफिशिएंटली होगा, बहुत आपको वर्क करेगा ये आपके लिए। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है कहाँ मिलेगा, तो ये पीडीएफ मिलेगा आपको कि मतलब प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। आपको मतलब वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसी एप्लीकेशन पे पीडीएफ सेक्शन में आपको ये मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन। उसमें जो पीडीएफ सेक्शन होगा वहाँ ये सब पीडीएफ आपका डलाएगा। हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो जाए, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ से रिवीजन कीजिएगा ना, आपका कंसेप्ट क्लियर कट हो जाएगा। जितना इसमें टिक लगा हुआ है इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखें। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक जरूर मतलब दीजिएगा। आपके फीडबैक का मैं बहुत ही इंतजार करता हूँ, उसी से मुझे पता चलता है कि क्या मतलब और मैं सुधार कर सकता हूँ और कितना बेहतर आपके लिए काम कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।